तो अटैक मोड हो चुका है ऑन इकोनॉमिक्स की। आ गई है पहली वीडियो इंडियन इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 एंड 2 की। अकाउंट्स का भी हो चुका है अटैक मोड ऑन। रात को 8 बजे मिल जाएगी अकाउंट्स की वीडियो। दोपहर को 4 बजे आपको मिलने वाली है इकोनॉमिक्स के इन दोनों चैप्टर्स की क्वेश्चंस की वीडियो। और इन सब के अलावा मैथ्स का, अप्लाइड मैथ्स का अटैक मोड ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जिस दिन बिजनेस स्टडीज का पेपर था उस दिन से आपका जो है अटैक मोड शुरू हो चुका है। मैथ्स का चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो मैथ्स वालों, अप्लाइड मैथ्स वालों, ऊपर लिंक दे दूंगी, अभी के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो कितने अच्छे से अटैक मोड चल रहा है। इकोनॉमिक्स वालों, अकाउंट्स वालों, आप टेंशन मत लो, इस चैनल पे पूरी तुम्हारी केयर करी जाएगी। पूरे हर एक चीज का रिवीजन, क्वेश्चन सब कुछ करवाया जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को इंडियन इको चैप्टर 1 एंड 2 की रिवीजन के साथ। तो सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 हमारा जो है इंडियन इकोनॉमिक्स का। और ये जो चैप्टर है, ये जो मैं आपको रिवीजन कराने वाली हूँ, ये मैं आपको किसी और नोट्स, किसी और पीपीटी से नहीं, बल्कि मेरे खुद के जो हैंड रिटन नोट्स है, जो मैंने खुद बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए, उन्हीं नोट्स से ही मैं आपको रिवीजन कराऊंगी। एंड आई कैन गारंटी यू, इतने अच्छे नोट्स मैंने बनाए हैं, इनसे बेस्ट नोट्स आपको मिलेंगे नहीं। इन नोट्स का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे नोट्स अपलोड हो जाएंगे। लेकिन इन्हीं नोट्स की मदद से हम पूरे चैप्टर को बहुत जल्दी रिवाइज करने वाले हैं। तो पहला हमारा चैप्टर आता है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहला है हमारा चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आई विल ऑल्सो सजेस्ट साथ साथ सारे नोट्स खुद से बनाते रहो, क्योंकि सिर्फ सुनने से नहीं होगा, सुन के जब जब खुद से लिखोगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगा। सुनो, लिखो और मेरे साथ साथ बोलो। तो पहला है चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें हम ये बोलने वाले हैं कि जब मेरे प्यारे भारत देश को इंडिपेंडेंस मिली, जिस टाइम पे, उस टाइम पे भारत का हाल कैसा था। क्योंकि उस टाइम पे कई सालों तक हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज किया था। तो वो किस हालत में हमें छोड़कर गए थे हम वो पढ़ेंगे। लेकिन वो किस हालत में छोड़कर गए थे वो पढ़ने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम लोग कैसे थे। ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने क्या किया हमारे साथ, इतने सालों में क्या क्या उन्होंने खराबी करी हमारे देश में। और फिर हम पढ़ेंगे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तब हमारा देश किस हाल में था। सबसे पहली चीज, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, सबसे पहली चीज, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए उससे पहले हमारा देश कैसा था। हमारा देश प्रॉस्पेरस था, यानी कि बहुत ही अच्छे से अपने आप में खुश था, अपने आप में हर चीज हमारे देश में थी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। बहुत बढ़िया देश था मेरा, बहुत खुशहाल देश था। एग्रेरियन इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर जो है मेरा मेन था मेरे देश में, ठीक है। एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा हमारे देश में होता था। 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो थी मेरी वो एग्रीकल्चर में थी। ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर ही कर रहे थे और एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था मेरे देश का। फिर तीसरी सबसे अच्छी चीज थी हमारे देश की, वो थे हमारे हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट का मतलब था ये हमारी सबसे ज्यादा अच्छी इंडस्ट्री थी। हम सिर्फ अपने ही देश में नहीं बनाते थे, बल्कि अपने देश में बना के बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी करते थे, बाहर के देशों में बेचते थे। ये ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड थे, जहां पे बहुत ज्यादा पैसा हमारा देश कमा रहा था। कॉटन के, सिल्क की टेक्सटाइल्स हम बना रहे थे, मेटल के, स्टोन के वर्क्स हम बना रहे थे, और बहुत हाई क्वालिटी मटेरियल होता था। बहुत अच्छी क्राफ्ट्समैनशिप की कला हमारे देश में देखने को मिलती थी, जिसकी वजह से हमारा देश पूरी दुनिया भर में फेमस था अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या था, हमारा देश प्रॉस्पेरस था, एग्रेरियन था और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस था पूरी दुनिया भर में। फिर आया ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल कब आया, ईयर याद करना पड़ेगा, 1757 में आया था। बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, जो हमारा देश हार गया था। रूलर ऑफ बंगाल के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ाई लड़ी, जिसमें रूलर ऑफ बंगाल हार गया, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एंटर कर गई 1757 में, ठीक है जी। चलो अगली चीज आती है पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया क्यों। अब बहुत जगह पे क्वेश्चन आता है कि आप ब्रिटिशर्स इसलिए आए थे ताकि वो देश का भला कर सके, ताकि वो इंडिया का भला कर सके, हम लोगों का भला कर सके। जी नहीं, कहीं भी ऐसा सवाल आ जाए तो आप सीधा बोलोगे अरे यार ऐसा नहीं था। क्या था पर्पस, क्या था ब्रिटिशर्स का, उनका खुद का प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अपने खुद के भले के बारे में सोच रहे थे, इंडिया को तबाह कर दो और इंडिया से जो कुछ चोरी करके लेके जा सकते हैं वो ले जाओ, ब्रिटेन को बहुत ज्यादा फायदेमंद बना दो। अपना खुद का इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो सर्व कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, एक तरफ इंडियन इकोनॉमी थी, एक तरफ ब्रिटेन की इकोनॉमी थी। ब्रिटेन की इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी से वो क्या करना चाहते थे कि इसकी इकोनॉमी से हर चीज चोरी करके यहाँ ले जाओ, इसका डाउनफॉल आ जाए और ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो उन्होंने क्या किया, इंडियन को बोला कि तुम मुझे रॉ मटेरियल दो, हम तुम्हें फिनिश गुड्स ला कर देंगे। इससे क्या होगा, इंडिया की इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। अगर सारा फिनिश गुड बाहर से आएगा, ब्रिटेन से आएगा, तो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज बहुत बढ़िया हो जाएंगी, क्योंकि ब्रिटेन की इंडस्ट्री सामान बनाएंगी
खरीदने वाला तो है ही कौन, इंडिया। तो इंडस्ट्री उनकी बढ़ती जाएगी, हमारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारा सामान तो बाहर से आ रहा है। तो इंडिया से उन्होंने रॉ मटेरियल लेके जाना शुरू कर दिया, इस तरीके के लॉज बनाए, आगे हम पढ़ेंगे, और इंडिया में लाके फिनिश गुड्स देना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ? इंडिया क्या बन गया? एक इंपोर्टर बन गया। वेयर एज मशीनरी एंड इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ब्रिटेन, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप हो गई और इंडिया एक इंपोर्टर बन के रह गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नेशनल इनकम। तो पहली चीज हमने क्या पढ़ी? ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या था? हमारा देश प्रॉस्पेरस था, एग्रेरियन था और हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस था। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए। क्यों आए? ताकि वो खुद का अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट सर्व कर सके, ताकि वो इंडिया से सामान चोरी करके इंडिया की इंडस्ट्री को तबाह करके अपने इंडस्ट्रीज को इंप्रूव कर सके। इसके बाद क्या किसी ने भारत की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के बारे में सोचा? काफी बार इंपॉर्टेंट है ये, काफी बार एमसीक्यूज में ये देखने को मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने कभी कोई अटेम्प्ट नहीं करा, ब्रिटिशर्स ने कभी कोई अटेम्प्ट नहीं करा इंडिया की नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का। इंडियन लोगों ने अटेम्प्ट किया, इंडियन लोगों ने अटेम्प्ट किया। किसने? दादा भाई नारोजी ने, विलियम डिग्बे ने, वी.के.आर.वी. राव ने और आर.सी. देसाई ने, इन सब लोगों ने अटेम्प्ट किया। सबसे बेस्ट एस्टिमेट किसका निकल के आया? डॉक्टर राव का निकल के आया। ठीक है, वी.के.आर.वी. राव जो थे उनका सबसे बेस्ट एस्टिमेट निकल के आया। बहुत बार एमसीक्यू आता है। चलो फिर क्या हुआ? अब जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के आने से पहले ऐसा था, ब्रिटिशर्स इस मोटिव के साथ इंडिया में आए। अब इंडिया में आके इंडिया की अलग अलग चीजों पे उनका क्या असर हुआ हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज बात करते हैं इंडिया के एग्रीकल्चर पे ब्रिटिशर्स का क्या इफेक्ट हुआ, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 3-4 चीजें लेकर आए एंड माइंड यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तुम्हारे अगर 4-5 सेट आते हैं पेपर में तो हर सेट में एग्रीकल्चर का क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही, चाहे चैप्टर 1 में से, 2 में से, 3 में से, इन तीनों चैप्टर्स में से एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा हर एक सेट में। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में क्या क्या खराबी उन्होंने करी? सबसे पहला जो उन्होंने किया, हमारे एग्रीकल्चर में लैंड सेटलमेंट सिस्टम या फिर जमींदारी सिस्टम वो हमारे सिस्टम में लेकर आए, हमारे एग्रीकल्चर में लेकर आए। क्या हो रहा था इस सिस्टम के अंडर? टॉप पे थे ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के अंडर थे लैंडलॉर्ड्स जिनको हम जमींदार भी बोलते थे, जिम्मेदार भी जिनको हम बोलते थे, और इनके नीचे थे हमारे लैंडलेस पुअर कल्टीवेटर्स। ठीक है, सबसे ऊपर थे ब्रिटिशर्स, उनके नीचे थे हमारे जमींदार, उनके नीचे थे लैंडलेस पुअर कल्टीवेटर। ब्रिटिशर्स ने बोला लैंड ओनर्स को, देखो तुम हमें पैसा दो वरना हम तुमसे तुम्हारी ओनरशिप के राइट छीन लेंगे। देखो लैंडलॉर्ड के पास तो लैंड है ना, इसीलिए तो लॉर्ड है ना। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड के पास लैंड है, तो ब्रिटिशर्स ने बोला तुम लॉर्ड नहीं रहोगे अगर लैंड ही नहीं रहेगा, तो हम तुमसे लैंड छीन लेंगे। क्यों छीन लेंगे? अगर तुम बदले में हमें लगान नहीं दोगे फिक्स्ड डेट्स पे, तो तुम हमें फिक्स्ड डेट्स पे लगान दो, हम तुम्हारे पास तुम्हारा लैंड का राइट रहने देंगे। इन लैंडलॉर्ड्स को हमने क्या बोला? जमींदार बोला। ठीक है, इनको क्या बोला हमने? जमींदार बोला। ये लैंड ओनर पैसा कहां से लाएंगे? ये लगान कहां से लाएंगे? ये लगान लेकर आएंगे लैंडलेस पुअर कल्टीवेटर से। इन्होंने लैंडलेस पुअर कल्टीवेटर को अपना लैंड दिया रेंट पे और उनको एक्सप्लॉइट किया और उनको बोला कि हर महीने तुम हमें भर भर के लगान दो, भर भर के रेंट दो इस लैंड का, तभी तुम हमारे लैंड पे खेती बाड़ी कर सकते हो, वरना तुम हमारे लैंड पे खेती बाड़ी नहीं कर पाओगे। तो गरीब फार्मर, उसके पास लैंड नाम का कोई एसेट भी नहीं है, वो क्या करे? वो कहीं ना कहीं खेती करेगा, खेती करके अपना घर चलाएगा। खेती करने के लिए लैंड चाहिए, लैंड के लिए रेंट देना पड़ेगा। तो ये बहुत हाई लगान पे करते थे, लो प्रोडक्टिविटी थी। एग्रीकल्चर में से उनको कुछ ज्यादा मिलता नहीं था, 100 रुपए कमाते थे, उसमें से मुश्किल से 80 रुपए तो उनको लगान देना पड़ता होगा, मुश्किल से 20 रुपए बचते होंगे। तो बहुत ज्यादा लगान उनको देना पड़ता था ताकि वो अपना घर चला सके, अपना पेट पाल सके। अब इस सब में दुखी कौन? इस सब में दुखी है लैंडलेस पुअर कल्टीवेटर। क्यों? क्योंकि लैंड भी उनका नहीं, रेंट भी इतना देना है, लगान इतना देना है। लैंडलॉर्ड बहुत खुश, करना कुछ नहीं, लैंड मिल गया तो लॉर्ड बन गए। ठीक है ना, तो हमें तो लगान मिलेगा, जो लगान मिलेगा उसका कुछ हिस्सा लगान का ब्रिटिशर्स को दे दोगे, कुछ हिस्सा यहाँ रख लेंगे। तो ये दोनों तो मस्त मजे में पार्टी कर रहे हैं। तंग कौन हो रहा है? तंग हो रहे सिर्फ हमारे लैंडलेस पुअर कल्टीवेटर्स। तो ये था हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जमींदारी सिस्टम, जिसको हम लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। एंड मेरे से लिख के ले लेना, किसी ना किसी सेट में यह जरूर देखने को मिलेगा, लैंड सेटलमेंट सिस्टम जरूर देखने को मिलेगा, 2 से 3 सेट में भी कई बार आता है। ठीक है, अगली चीज मेरे पास आती है। दूसरी चीज इन्होंने क्या करी? कमर्शियलाइजेशन कर दिया एग्रीकल्चर का। कमर्शियलाइजेशन मतलब ब्रिटिशर्स ने बोल दिया हम जो बोलेंगे तुम वही क्रॉप्स उगाओगे, अपनी मर्जी की क्रॉप्स तुम उगा नहीं सकते। जो भी खाने पीने की सस्टेनेंस की क्रॉप्स होती है, जैसे कि वीट, जैसे कि राइस,
ब्रिटिशर्स ने बोला तुम ये चीजें नहीं उगाओगे क्योंकि इससे तुम्हारा पेट भरेगा, हमें क्या लेना देना, तुम भूखे रहो के खाओ, हमें लेना देना है कि हमारी ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रीज जो है वो अच्छी चले। तो ब्रिटिशर्स ने बोला तुम वो उगाओगे जो हमारी इंडस्ट्रीज को चाहिए, खुद चाहे भूखे मर जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, खाने पीने के सामान को उगाने से मना कर दिया, तुम वो नहीं उगा सकते, उगाओगे तो टैक्स भरोगे, उगाओगे तो ये गलत होगा, बल्कि तुम वो उगाओ जो हमारी इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल चाहिए, जिनको क्या बोला, कैश क्रॉप्स बोला। इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स नहीं उगाओगे, कैश क्रॉप्स उगाओगे, जिससे क्या हुआ, भूखमरी की सिचुएशन हमारे देश में हो गई। ब्रिटिशर्स की इंडस्ट्रीज तो चल पड़ी क्योंकि ये लोग रॉ मटेरियल बना रहे थे, कैश क्रॉप्स उगा रहे थे, पर हमारे देश के लोग भूखे मर गए क्योंकि फूड क्रॉप्स कोई उगा ही नहीं रहा था। अगली चीज मेरे पास आती है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी एग्रीकल्चर में, इरिगेशन बहुत खराब था, फर्टिलाइजर नहीं थे, कोई ध्यान नहीं दे रहा था लैंड का, सॉइल का, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो गई। देखो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि अगर एक पीस ऑफ लैंड है 10 एकड़ का, अगर तुम पहले उस 10 एकड़ से फॉर एग्जांपल 10 किलो चीजें उगा पा रहे थे, अब तुम उसी 10 एकड़ से 8 किलो उगा पा रहे हो, तो इसका मतलब है तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, तुम सेम लैंड से कम सामान उगा पा रहे हो, तुम्हारे लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो गई। वो इसलिए हुई क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं आई, इरिगेशन नहीं आया, फर्टिलाइजर केमिकल नहीं आया, किसी ने लैंड का ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि फार्मर्स पुअर थे, फार्मर्स कुछ कर नहीं सकते थे, और ब्रिटिशर्स लैंडलॉर्ड्स मजे में पार्टी कर रहे थे क्योंकि उनको लगान मिल रहा था, तो लैंड का किसी ने सोचा ही नहीं। ठीक है, और स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं करी। देखो हमेशा सरकार को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है एग्रीकल्चर में क्योंकि लैंडलेस फार्मर्स तो पुअर होते हैं। ठीक है, सरकार ब्रिटिशर्स की थी, उनको इंडिया से कोई लेना देना था नहीं, तो इन्वेस्टमेंट इंडिया के एग्रीकल्चर में था नहीं, तो एग्रीकल्चर का हाल बहुत बुरा था, सिंपल। तो एग्रीकल्चर में क्या क्या हुआ, जमींदारी सिस्टम, लैंड सेटलमेंट सिस्टम हुआ, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी कोई थी नहीं, हमने कैश क्रॉप्स बनाने शुरू कर दिए, कमर्शियलाइजेशन हो गया, और हमारी देश की एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई। ठीक है, चलो दूसरा आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे पहले तो हुई डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने तीन चीजें करी। उन्होंने बोला अगर तुम ब्रिटेन को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करोगे, अगर तुम हमारे देश को ब्रिटेन को रॉ मटेरियल भेजोगे इंडिया से बनाकर, तो हम उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे, यू आर फ्री। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम ब्रिटेन से इंडिया में फिनिश गुड्स मंगवाओगे तो हम उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, वहां भी बहुत सस्ता फ्री में। पर ये सिर्फ तब तक होगा जब तुम ब्रिटेन का भला कर रहे हो। इंडिया से ब्रिटेन में सामान गया फ्री, ब्रिटेन से इंडिया में सामान आया फ्री, लेकिन इंडिया से बाकी दुनिया में जैसे ही तुमने हैंडीक्राफ्ट, तुमने कोई भी चीज भेजने की कोशिश करी, वहां पे क्या हो जाएगा, बहुत महंगा उसको कर देंगे, बहुत ज्यादा टैक्स उस पर वसूला जाएगा। कौन वसूलेगा ये टैक्स? ये वसूलेंगे टैक्स ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने सीधा बोल दिया था भाई तुमने कुछ भी करना है हमारे देश के साथ इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, बाकी दुनिया से नाता तोड़ दो, तुम सिर्फ हमारा भला करो। तो किसी भी दूसरे देश के साथ अगर इंडिया को हैंडीक्राफ्ट या कुछ भी बेचना था तो बहुत हैवी टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, इसको हमने देखो क्या बोला है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला है। तो अगर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप यही तीनों पॉइंट्स लिखकर आओगे। ठीक है, अगली चीज, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट हमारा बुरे तरीके से खराब हो गया था। क्यों? क्योंकि सारी फिनिश गुड्स तो ब्रिटेन से आ रही थी, हमारे देश के गुड्स कोई खरीद नहीं रहा था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तबाह हो गई, और जो लोग हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहे थे वो सारे अनएम्प्लॉयड हो गए, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। और ये क्यों था? क्योंकि इंपोर्ट हो रही थी फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन से इंपोर्ट करी जा रही थी फिनिश गुड्स, तो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तबाह हो गई, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज ही नहीं थी। कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, ये सारी चीजें बनाने की कोई इंडस्ट्री नहीं थी। ये सारी चीजें अगर होंगी तभी तो कोई नया बिजनेस खुलेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस खुलेगा उसको मशीनरी चाहिए, उसको फर्नीचर चाहिए, उसको प्लांट प्रॉपर बना हुआ चाहिए। उन चीजों के लिए कोई इंडस्ट्री नहीं थी। तो जब इन चीजों के लिए इंडस्ट्री नहीं है, कोई और बिजनेस कैसे खुलता? तो बिजनेस खुल नहीं रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बुरी थी हमारी। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी बहुत ज्यादा लो था। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर तबाह हो रहा था, ग्रो नहीं हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, फिर से तुम्हें अगर अपने देश को प्रॉस्पेरस बनाना है तो तुम्हारे देश की सरकार को उसमें रोल प्ले करना पड़ेगा, तुम्हारे देश की सरकार को बीच में आना पड़ेगा। सरकार किसकी थी?
ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स इंडिया का भला करेंगे? नहीं करेंगे। तो लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। फिर से देखो 5 पॉइंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर के, बहुत आसानी से तुम 5 पॉइंट याद कर सकते हो, सारे के सारे साथ साथ नोट्स बनाओ ताकि इन सभी नोट्स को, इन सभी पॉइंट्स को तुम अच्छे से याद कर सको। दूसरी चीज, फॉरेन ट्रेड में क्या था? हम एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल, बहुत बार पढ़ चुके हैं। इंपोर्ट कर रहे थे फिनिश गुड्स, किससे कर रहे थे? ब्रिटेन से। तो हमारा ज्यादातर ट्रेड तो सारा ब्रिटेन के साथ ही हो रहा था, ठीक है। मोनोपोली ऑफ ब्रिटेन, हमारा सारा ट्रेड क्योंकि ब्रिटेन के साथ ही हो रहा था, तो ब्रिटेन की एक तरीके से मोनोपोली थी इंडिया के फॉरेन ट्रेड में। आधे से ज्यादा हमारा जो ट्रेड था वो सिर्फ ब्रिटेन के साथ हो रहा था, बाकी दुनिया के साथ तो हम ट्रेड कर ही नहीं रहे थे। आधे से ज्यादा ट्रेड तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ हो रहा था। स्विस कैनाल हमारी ओपन अप हो गई 1869 में, जिसकी वजह से एक डायरेक्ट रूट मिल गया। 7200 किलोमीटर से डिस्टेंस कम हो गया। देखो, जब भी दो देशों के बीच में ट्रेड होता है वो एरोप्लेन से तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुत महंगा पड़ेगा, ठीक है। वो ट्रेड रोड से भी नहीं हो सकता, वो ट्रेड होता है सी, पानी के थ्रू। और पानी के थ्रू जब ट्रेड किया जाता है ना, वो बहुत लंबा पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा है यार हमारी अर्थ, तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। पहले क्या होता था, इंडिया और ब्रिटेन, यूके, इनके बीच में डायरेक्ट कोई लिंक नहीं था, इनके बीच में डायरेक्ट लिंक नहीं था, तो बहुत घूम के अफ्रीका के पास से जाना पड़ता था। अब क्या हुआ, अब एक डायरेक्ट लिंक बन गया, एक डायरेक्ट रूट ओपन हो गया। ऐसे समझ लो कि पहले एक डायरेक्ट रूट नहीं था क्योंकि बीच में कहीं पे किसी ने गेट्स बंद कर रखे थे कि तुम मेरे घर से होके जा नहीं सकते। अब वो गेट खुल गए थे, अब तुम छोटे रास्ते से जा सकते थे इंडिया से ब्रिटेन बाय सी, पानी की मदद से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 7200 किलोमीटर बहुत ज्यादा होते हैं, 7200 किलोमीटर से जो डिस्टेंस था वो रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया और ब्रिटेन का ट्रेड और भी ज्यादा आसान हो गया। डिस्टेंस कम हुआ, टाइम कम लगेगा, पैसा कम लगेगा, तो इसकी वजह से अब ब्रिटेन और ज्यादा ट्रेड कर रहा था इंडिया के साथ, क्योंकि स्विस कैनाल ओपन हुई 1869 में। प्लीज इन सभी ईयर्स को याद कर लेना, मेरे से लिख के ले लो। 1 से 2 MCQs तुम्हें देखने को मिलेंगे। अगर 1-2 नंबर की परवाह नहीं है तो छोड़ सकते हो ईयर्स, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादा चांसेस है कि कभी पूछे नहीं जाते ईयर्स आपसे, ठीक है। बट MCQs 1, 2, 3 MCQs देखने को तुम्हें मिलते हैं ईयर्स के अराउंड, ठीक है। चलो, ब्रिटिशर्स यूज्ड इंडियन वेल्थ टू मीट देयर ओन ऑफिस एंड वॉर एक्सपेंसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बहुत बार MCQ देखने को मिलता है। देखो हो क्या रहा था, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था रॉ मटेरियल, ठीक है, तो इंडिया बहुत ज्यादा भर भर के ना रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, ब्रिटेन को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया को बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा था, इंडिया को बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा था, इंडिया को बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा था ब्रिटेन से, क्योंकि वो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहा था। अब ये जितना भी फॉरेन एक्सचेंज इंडिया को मिल रहा था, ये सारा किसका था, ये सारा इंडिया का था, ये सारी वेल्थ इंडिया की थी। आज की डेट में ये फॉरेन एक्सचेंज किसके पास है, इंडिया के RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। RBI क्या करता है, इंडिया के लिए ही उसको यूज करता है। टेक्निकली उस टाइम पे भी यही होना चाहिए था कि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया, इंडिया का पैसा इंडिया के ऊपर यूज हो, पर ब्रिटिशर्स ऐसा करते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम की सरकार ब्रिटिशर्स की थी, तो ब्रिटिशर्स इंडिया से एक्सपोर्ट करवाते थे माल, एक्सपोर्ट करके जो पैसा आता था वो इंडिया में यूज ही नहीं करते थे। एक्सपोर्ट करके जो भी प्रॉफिट आता था वो किसके काम के लिए यूज होता था, ब्रिटिशर्स के ऑफिस खोलने के लिए और ब्रिटिशर्स की लड़ाइयां लड़ने के लिए वो पैसा यूज होता था। इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा सवाल आता है कि इंडियन वेल्थ को कैसे यूज किया ब्रिटिशर्स ने। में से लिख के ले लो, फिर से MCQ तो देखने को मिलेगा ही, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके ऊपर देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया इंडियन वेल्थ का। तो तुम बताओगे एक्सपोर्ट किया था हमने सामान, हमें एक्सपोर्ट करके पैसा मिला, एक्सपोर्ट सरप्लस होता था उस टाइम पे हमारा, और जितना भी एक्सपोर्ट सरप्लस उस टाइम पे हमारा होता था उसको ब्रिटिशर्स यूज करते थे अपने ऑफिस खोलने के लिए या अपने वॉर के एक्सपेंसेस करने के लिए। फिर आते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक मतलब तुम्हारे लोगों के रिलेटेड कंडीशंस, ठीक है, लोगों की कैसी हालत थी। सबसे पहला आता है हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। हमारा डेथ रेट और बर्थ रेट बहुत ज्यादा था। बर्थ या फिर डेथ रेट पर 1000 लोगों के ऊपर कितने लोगों का बर्थ हो रहा है, कितने लोगों की डेथ हो रही है, ठीक है। तो बर्थ रेट था 48 पर 1000 पीपल 48 लोगों का बर्थ हो रहा था, पर डेथ भी हो रही थी। पर 1000 पीपल 42 लोगों की डेथ भी हो रही थी इन एन ईयर, एक ही साल में, इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक ही साल में पर 1000 पीपल 48 लोग पैदा हो रहे थे, 42 लोगों की डेथ हो रही थी। बहुत ज्यादा हाई बर्थ रेट है ये, जिसकी वजह से हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो काफी स्टेगनेंट थी, वो ज्यादा ग्रो कर नहीं रही थी क्योंकि बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट सिमिलर थे, ठीक है। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे तो थे ही नहीं लोग, ठीक है। ओवरऑल सिर्फ 16% था, ठीक है, 16 से भी कम। मतलब हम सोच के देखो, आज की डेट में 90% होता है लिटरेसी रेट, उसको भी कम बोला जाता है। यहाँ पे तो सिर्फ 16% लोग हमारे देश के
लिटरेट थे, ठीक है, तो लिटरेसी रेट बहुत ही कम था। और फीमेल्स में तो और भी कम था, लेस देन 7% था। फीमेल्स में तो ये जो रेट था लेस देन 7% था। इसका ये मतलब नहीं है कि फीमेल 7% थी तो मेल 9% थे, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन में 16% थे। जो फीमेल्स की पॉपुलेशन थी उनमें सिर्फ 7% फीमेल्स जो है वो लिटरेट थी, मेल्स का हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, एयर और वाटर बॉर्न डिसीजेस बहुत ज्यादा होती थी, हेल्थ फैसिलिटीज हॉस्पिटल बहुत बुरे थे। ऑब्वियस सी बात है ना, इसी वजह से डेथ रेट इतना ज्यादा था। डेथ रेट इतना ज्यादा है, 1000 लोगों के ऊपर 42 लोगों की डेथ हो रही है। क्यों? क्योंकि हेल्थ कंडीशन बहुत बुरी थी, हॉस्पिटल बहुत बुरे थे। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अगेन हॉस्पिटल इतने बुरे थे तो क्या हो रहा था, बच्चा पैदा होता था, 1 साल के अंदर अंदर मर जाते थे। कितने बच्चे? 218 हजार बच्चे अगर 1 साल में पैदा हुए, उनमें से 218 बच्चे 1 साल के अंदर अंदर उनकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि इतनी बुरी कंडीशंस हमारे देश में थी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आज की डेट में ऑन एन एवरेज इंडियन लोग 69 ईयर्स की एज तक जिंदा रहते हैं। ऑन एन एवरेज बात हो रही है, ये नहीं कि मैक्सिमम, ऑन एन एवरेज आज की डेट में इंडियंस 69 ईयर्स की एज तक जिंदा रहते हैं। उस टाइम 32 ईयर की एज थी, यानी कि सोच के देखो कितने बुरे हाल थे, लोग जी ही नहीं पा रहे थे क्योंकि हेल्थ कंडीशन इतनी बुरी थी। कभी लड़ाई हो रही है, कभी ब्रिटिशर्स मार रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो 32 ईयर्स की एज में ऑन एन एवरेज लोगों की डेथ हो जाती थी। और गरीबी तो भैया पूछो ही मत, गरीबी तो इतनी ज्यादा थी कि पूछो मत। तो बर्थ रेट ज्यादा, डेथ रेट ज्यादा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम, लिटरेसी रेट बहुत कम, पॉवर्टी बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, हेल्थ फैसिलिटीज बहुत बुरी। अच्छा, इसके बाद कुछ एक नंबर है अगेन जो आपको याद करने हैं। पहला ऑफिशियल सेंसस, सेंसस क्या होता है, हर 10 साल में जो हमारी पॉपुलेशन काउंट करी जाती थी। पहला ऑफिशियल सेंसस हुआ था 1881 में। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड याद कर लेना, 1921 था। इसका मतलब था कि 1921 में डिवाइड हुआ था। क्या डिवाइड हुआ था? हमारा देश नहीं, वो तो 47 में हुआ था। 1921 से पहले पॉपुलेशन स्टेबल थी, पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही थी, क्योंकि बर्थ रेट डेथ रेट दोनों बहुत हाई थे, दोनों ऑलमोस्ट सेम थे, तो पॉपुलेशन ऐसे नहीं थी कि बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। पर 1921 के बाद से लगातार मेरी पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा राइज हो रही है। तो 1921 से पहले इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट स्टेबल थी, 1921 के बाद बहुत तेजी से राइज हो रही है इंडिया की पॉपुलेशन। चलो, तो इसमें ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड याद कर लेना, पहला ऑफिशियल सेंसस याद कर लेना 1881 में हुआ था, ठीक है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखे तो प्राइमरी सेक्टर में हमने क्या पढ़ा, टू थर्ड ऑफ अवर पॉपुलेशन वाज इन प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर। तो प्राइमरी सेक्टर में कितना था, उससे ज्यादा ही लिखा हुआ है, देखो 2/3 से भी ज्यादा, 70 to 75% था। सेकेंडरी सेक्टर में सिर्फ 10% लोग थे, और प्राइमरी टर्शरी सेक्टर में यानी कि सर्विस सेक्टर में 15 से 20% लोग सर्विस सेक्टर में थे, 10% लोग सिर्फ इंडस्ट्री में थे। इंडस्ट्री में तो हमने पढ़ लिया ना, इंडस्ट्री तबाह हो गई थी, तो इंडस्ट्री के लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, ठीक है। अगली चीज इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटा इस पे भी भर भर के सवाल आते हैं। इसमें 2 तरीके के सवाल आते हैं, क्या किया, क्यों किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया ब्रिटिशर्स ने और क्यों किया। तो पहली चीज, जब इसका सवाल पढ़ रहे हो, पहले तो ये पढ़ो, क्या पूछा है या क्यों पूछा है, क्या पूछा है या क्यों पूछा है, ठीक है। व्हाट पूछा है या वाई पूछा है। चलो, तो ब्रिटिशर्स डेवलप्ड पुअर क्वालिटी एंड अनसेटिस्फैक्टरी। क्या क्या चीजें उन्होंने डेवलप करी, जो भी डेवलप किया वो पुअर क्वालिटी का था, वो बहुत अनसेटिस्फैक्टरी था। पर क्या 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 डेवलप किया, पहले डेवलप करी रोड्स, रेलवेज, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। तो ब्रिटिशर्स ने कुछ एक चीजें डेवलप करी भारत में, पर वो बहुत पुअर क्वालिटी की थी, बहुत अनसेटिस्फैक्टरी थी। सबसे पहले क्या डेवलप किया गया, रोड्स। पर वो रोड्स इतनी बुरी थी कि वो ऑल वेदर रोड्स थी ही नहीं, बारिश आता था, पानी भर जाता था, रोड्स ब्लॉक हो जाती थी, ठीक है। दूसरी चीज, रेलवेज, फर्स्ट ट्रेन हमारी चली बॉम्बे टू थाने 16 अप्रैल 1853 को, तो ट्रेन उन्होंने लेकर आए वो लोग, ठीक है। फिर एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट वो लेकर आए, ठीक है। बट ये बहुत ही ज्यादा महंगे थे, भारत के लोग यूज ही नहीं कर सकते थे, एयर को वाटर को यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। कोस्ट कैनाल पे इन्होंने बनाया उड़ीसा में, ठीक है, लेकिन वो फेल हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं प्यारे से, उन्होंने काम तो बहुत सारा किया, पर वो बहुत बुरी कंडीशन का था, बहुत महंगा था, भारत के लोग तो उसको यूज भी नहीं कर सकते थे। और बनाने में पैसा इतना लगा, किसका पैसा लगा, भारत के लोगों का पैसा लगा। और कितना पैसा इंडियंस का, उन्होंने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। कोस्ट कैनाल बनाया उड़ीसा में, बुरी तरीके से फेल हो गया, सारा भारत का पैसा बर्बाद हो गया। कम्युनिकेशन के लिए वो लेकर आए, पोस्टल स्टैम्प्स लेकर आए थे 1852 में, और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लेकर आए थे वो लोग। लेकिन ये सब कुछ इतना महंगा था, इतना महंगा था कि भारत के लोग उसको यूज कर ही नहीं सकते थे। कौन यूज करता था, ब्रिटिशर्स यूज करते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों किया, क्यों बनाई रोड्स, क्यों बनाया रेलवेज, क्यों बनाए पोस्ट टेलीग्राफ। इसलिए ताकि वो पूरे के पूरे भारत के ऊपर अपना कंट्रोल जमा सके,
क्योंकि भारत बहुत बड़ा है, छोटा देश नहीं है। नॉर्थ से तुम्हें साउथ, नॉर्थ में बैठ के तुम साउथ को कंट्रोल कर नहीं सकते, तो तुम्हें नॉर्थ से साउथ तक जाने के लिए रोड चाहिए, रेलवे चाहिए, एयर वाटर ट्रांसपोर्ट चाहिए, और तुम्हें टेलीग्राफ पोस्ट चाहिए, ताकि तुम नॉर्थ में बैठ के जान सको कि साउथ इंडिया में, ईस्ट में, वेस्ट में क्या हो रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल ताकि वो पूरे भारत को कर सके, अपनी आर्मी को नॉर्थ से साउथ, वेस्ट से ईस्ट मूव करवा सके, रॉ मटेरियल को भेज सके ब्रिटेन। देखो पूरे भारत देश में रॉ मटेरियल बनाया जा रहा है, उसको कलेक्ट किया जाता था रेलवेज के थ्रू और उसको शिप किया जाता था अपने ब्रिटेन में। ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट, ऑब्वियसली प्रॉफिट तो हो ही रहा था उनको ये सारे काम करके, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ताकि पूरे भारत देश में उनका कंट्रोल बना रहे, कोई भी बागी ना हो जाए, कहीं पे भी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स कोई आवाज ना उठा ले, इसलिए ये सारी चीजें करी जा रही थी। ठीक है जी, चलो अगली चीज, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या क्या किया। सबसे पहला पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था ग्रोथ इन एरिया अंडर एग्रीकल्चर। देखो एरिया अंडर एग्रीकल्चर ग्रो हुआ, इसका मतलब क्या है। देखो मैं ये नहीं कह रही उन्होंने एग्रीकल्चर को इंप्रूव किया, दो चीजें हैं। एक चीज है कि पहले मेरे पास सिर्फ 10 एकड़ का लैंड हुआ करता था जिसपे हम खेती बाड़ी करते थे, बाकी का एरिया ऑफ लैंड खाली पड़ा रहता था। ब्रिटिशर्स ने पूरे के पूरे एरिया को यूज किया और 10 एकड़ को, फॉर एग्जाम्पल 20 एकड़ का लैंड है जिसपे खेती बाड़ी करी जाती है। पहले क्या होता था, सिर्फ 10 एकड़ के लैंड पे खेती बाड़ी होती थी, अब 10 से 20 एकड़ पे खेतीबाड़ी हो रही है। तो इसका मतलब है ग्रोथ इन एरिया अंडर एग्रीकल्चर, जो कि एक अच्छी बात थी। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, एरिया उठाते थे, उस एरिया पे किसी एक लैंडलॉर्ड को राइट दे देते थे और लैंडलॉर्ड को बोलते थे तुम भी लगान लो, हमें भी लगान दो। तो एरिया अंडर एग्रीकल्चर तो बड़ा, पर प्रोडक्टिविटी कम हुई। प्रोडक्टिविटी मतलब कि अगर मैं पहले 10 एकड़ से 10 किलो सामान उगा रही हूँ तो 20 एकड़ से 20 किलो उगाना था, पर मैं 20 एकड़ से सिर्फ 15 किलो ही उगा पा रही हूँ। तो प्रोडक्टिविटी तो कम थी पर एरिया अंडर एग्रीकल्चर ज्यादा था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में ग्रोथ देखने को मिल रही थी। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि रोड्स बन गए, रेलवेज बन गए। ठीक है, फेमाइन्स, अब भूखमरी की सिचुएशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि अब रोड्स बन गई थी। ऑल्दो ऑल वेदर रोड्स नहीं थी, पर क्योंकि अब रोड्स थी तो हम दूर दूर के विलेजेस और हर जगह पे खाना पहुंचा सकते थे। बार्टर सिस्टम से मॉनेटरी सिस्टम पे आ गई मेरी इकोनॉमी। पहले बार्टर सिस्टम होता था, ब्रिटिशर्स मनी लेकर आए थे कि मनी के फॉर्म में तुम करा करो, सब कुछ बार्टर सिस्टम के फॉर्म में मत किया करो। और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हमने उनसे सीखा कि कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को देख के ही हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को सेटअप किया था। वो पूरे ऑफिस वगैरह सब बना बनाया छोड़ गए। उन्हीं ऑफिस में बाद में हमारे देश की सरकार बैठती थी, वहीं पे काम करती थी, वहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन करी जाती थी। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने कुछ एक बहुत छोटे मोटे पॉजिटिव इंपैक्ट डाले। उसका भी उनका रीजन ये नहीं था बिल्कुल भी कि वो इंडिया को इंप्रूव करे। अब तुम इतना कुछ कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा ना बाय डिफॉल्ट। ठीक है ना, सब कुछ बुरा तो नहीं होगा, बुरा बहुत किया तो अच्छा तो हो ही जाएगा ना बाय डिफॉल्ट, कुछ ना कुछ तो बाय प्रोडक्ट अच्छा निकल ही जाएगा। तो थोड़ी सी उन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इस तरीके से कर दी थी। ठीक है, लास्ट टॉपिक आता है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जब इंडिपेंडेंस मिली तब मेरा देश कैसा था? कॉलोनियल था, यानी कि 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया था। 1757 बैटल ऑफ प्लासी वो आए थे। 1947 इंडिया पाकिस्तान को आजादी मिली थी। ठीक है, सेमी फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल भी था और कैपिटलिस्ट भी था, यानी कि सरकार भी कंट्रोल कर रही थी पर कुछ एक प्राइवेट लोग भी थे जो बिजनेस कर रहे थे। दोनों का मिक्सचर था। इट वाज नॉट टोटली गवर्नमेंट और टोटली कैपिटलिस्ट। तो गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर रही थी और कैपिटलिस्ट लोग भी थे, प्राइवेट लोग भी काम कर रहे थे। स्टेगनेंट थी। स्टेगनेंट मतलब मेरे देश का, भारत का ग्रोथ रेट सिर्फ 2% से कम का था, जो कि बहुत कम है। स्टेगनेंट मतलब हमारी जीडीपी जो थी उसका ग्रोथ रेट 2% से भी कम था, बहुत बुरा था। बैकवर्ड थी, लोग बहुत ज्यादा गरीब, बहुत ज्यादा अनपढ़ थे, इलिटरेट थे। डिप्रिशिएटेड इकोनॉमी, जितने भी एसेट थे वो रिप्लेस नहीं करे गए थे। कोई भी एसेट बनाया, रोड्स बनाई, रेलवेज बनाए, कुछ भी बनाया, अगर तुमने बनाया उसकी मरम्मत करो, मेंटेनेंस करो, खराब हो गए रिप्लेस करो। ब्रिटिशर्स ने बना के छोड़ दिया, ना कभी मेंटेन किया ना कभी रिप्लेस किया, तो सारे ऐसे डेप्रिशिएट हो गए थे, खराब हो गए थे बाय द टाइम हमें इंडिपेंडेंस मिली। एंड लास्टली एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, पार्टीशन हो गई थी भारत की विद पाकिस्तान 1947 में। बोला जाता है ना, ब्रिटिशर्स आए तो थे एक देश में राज करने, पर जब वो गए तो 2 देशों से गए थे। आए एक देश में थे, भारत देश में, पर जब वो गए 2 देशों से गए। इंडिया और पाकिस्तान 2 देशों से अपना राज छोड़कर गए, जो कि बहुत दिल को दुखता है कि क्यों उन्होंने हमारे देश को पार्टीशन करवाया। तो पार्टीशन हो गई पाकिस्तान के साथ हमारे देश की, एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी थी। सो कॉलोनियल थी, बैकवर्ड थी, स्टेगनेंट थी, एम्प्यूटेटेड थी, डेप्रिशिएटेड थी हमारी इकोनॉमी जब ब्रिटिशर्स छोड़कर गए हमारे देश को। चलो इंपॉर्टेंट डेट्स जो भी ये ईयर्स हैं बेटा, मैंने स्पेशली ये डाल दिया है यहाँ पे, आप प्लीज इन सबको याद कर लेना। कब पार्टीशन हुई, कब ब्रिटिशर्स आए, स्विस कैनाल कब ओपन हुआ, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या था,
रेलवेज पहली कब आई, ठीक है, ऑफिशियल सेंसस कब हुआ, सारी चीजें जितने भी मेन ईयर्स हैं इनको मैंने यहाँ पे डाल दिया। एंड बेटा अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं से लिख के ले लो, हर क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू आते ही आते हैं, कई बार एक, कई बार दो, कई बार तीन एमसीक्यूज इन ईयर्स के बेसिस पे देखने को मिल जाते हैं। मैचिंग करके बताओ किसका कौन सा ईयर सही है, ठीक है। आप जो है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ठीक है। सो प्लीज इन ईयर्स को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म और हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 को। चलो दूसरा चैप्टर इसके बाद हमारे पास आता है कि ब्रिटिशर्स जब गए 1947 में, वो चले गए थे, उसके बाद अगले कुछ साल तक हमारी इकोनॉमी कैसी चली। तो यहाँ पे हमने टाइम पीरियड लिया है 1950 से 1990 का, कि इस टाइम पीरियड के बीच में हमारा देश कैसा चला। देखो हुआ क्या था, सबसे पहले 1947 में हमें मिली थी आजादी, ठीक है। उसके बाद ये बीच वाला जो पीरियड था, ये वाला, इस टाइम पे हमारे देश में पब्लिक सेक्टर का रोल ज्यादा था, सरकारी सेक्टर ने अपना रोल प्ले किया था। और उसके बाद 1991 ऑनवर्ड्स, ठीक है, थोड़ी चेंजेस आई थी हमारे देश में, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज हुआ था, जो कि हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तो एक मेजर चेंज हुआ 1947 में, एक मेजर चेंज हुआ 1991 में, इसलिए हमने 3 अलग अलग चैप्टर बनाए, 47 से पहले, फिर 50 से 90, फिर 90 के बाद वाला, 3 चैप्टर बनाए ताकि इन तीनों टाइम पीरियड्स को अलग से डिटेल में हम स्टडी कर सके। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स जब छोड़कर गए तब हमारी इकोनॉमी कैसी थी, वहां तक हमने पढ़ लिया। अब 1950 से 1990 में हमारे देश में क्या हुआ। सबसे पहला तो हमारे पास ये गोल था कि अभी तक तो हमारे देश में कभी सरकार आई ही नहीं थी ना, पहले राजा महाराजा ये सारे सिस्टम होते थे, कभी कोई सरकार थी नहीं पूरे देश की कॉमन सरकार। फिर ब्रिटिशर्स आ गए, ब्रिटिशर्स की भी हमारी खुद की तो सरकार थी नहीं। अब पहली बार भारत में सरकार बनने जा रही थी, डेमोक्रेसी आने जा रही थी, पूरे देश का एक सरकार पहली बार होने वाली थी। उससे पहले क्या था, ब्रिटिशर्स से पहले हर रीजन के अलग अलग राजा महाराजा होते थे। अब पहली बार पूरा देश एक सरकार के अंडर जाने वाला था, तो इट वॉज अ बिग टास्क कि कैसे किया जाए, पूरे देश को कैसे संभाला जाए। तो हमने देखा हम कैसे कैसे सरकार बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका था सरकार बनाने का कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाएं या सोशलिस्ट या मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ प्राइवेट लोग खुद से करते हैं, सरकार का कोई रोल नहीं होता। सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट इंडिविजुअल्स कुछ नहीं कर सकते, सरकार ही सब कुछ करती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में सरकार और प्राइवेट लोग मिलके अपनी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, जो कि भारत की इकोनॉमी आज की डेट में है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, सिर्फ वही बनाया जाता है जो कि प्रॉफिटेबल हो, सिर्फ वही तरीके यूज करे जाते हैं जो तरीके सस्ते हों, और सिर्फ उनके लिए ही सामान बनाया जाता है जो उस सामान को खरीद सके। गरीबों का भला नहीं देखा जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। सोशलिस्ट में सरकार ही सोचती है क्या करना है, सरकार ही बनाती है कि कैसे बनाना है, और सरकार उनके लिए सामान बनाती है जो गरीब होते हैं, जो नीडी होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम होता है, यहाँ पे प्रॉफिट के लिए काम होता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए काम होता है, ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, दोनों होते हैं, गवर्नमेंट इसेंशियल चीजें बनाती है गरीबों के लिए, और प्राइवेट लोग प्रॉफिटेबल चीजें बनाते हैं प्रॉफिट के लिए, अमीरों के लिए। कैसे बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट लोग खुद मिलकर दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें सामान कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। सरकार बनाती है नीडी लोगों के लिए और प्राइवेट लोग बनाते हैं रिच लोगों के लिए, ठीक है। सो कैपिटलिस्ट में सिर्फ प्राइवेट लोग, सिर्फ प्रॉफिट, नो लेना देना विद द पुअर पीपल। इसमें सिर्फ और सिर्फ गरीबों का भला किया जाता है, प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं। इसमें गरीब अमीर मिलके काम करते हैं, सरकार और प्राइवेट लोग मिलके काम करते हैं, तो गरीबों का भी अमीरों का भी भला किया जाता है, ठीक है। अगली चीज, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा था, इंडिया ने इन तीनों में से डिसाइड किया कि हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम उठाएंगे, ना कैपिटलिस्ट ना सोशलिस्ट, हम एक्सट्रीम नहीं जाएंगे, हम मिक्स्ड उठाएंगे। फिर आई इकोनॉमिक प्लानिंग, फिर हमें अब करनी थी प्लानिंग। अब ये तो सोच लिया कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होगा, इसको लागू भी तो करना था, इंप्लीमेंट भी तो करना था, तो उसके लिए आई इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है, हम सॉल्व करें। इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी बाय द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ एन अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ द सर्वे ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द होल इकोनॉमी। हम पूरी इकोनॉमी का सर्वे करेंगे, क्या क्या रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी में है, फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। उस सर्वे के बेसिस पे हम देखेंगे कि हमारे देश के जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और जब वो प्लान बनाएंगे कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो उसको मैं इकोनॉमिक प्लानिंग का नाम दे दूंगी। हमने इकोनॉमिक प्लानिंग कब शुरू करी, देखो 1950 में हमने प्लानिंग कमीशन बनाई। उस प्लानिंग कमीशन ने 1950 में इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू करी। इसलिए ये जो मेरा चैप्टर है वो 1950 से 90 का है। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन था, उस टाइम के हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम पे चेयरमैन थे। 5 साल के लिए हमारा जो है एक प्लान बनाया जाता था। 1950 में कमीशन आई,
पीएम के अंडर। उस कमीशन ने पहला प्लान लॉन्च किया 1 अप्रैल 1951 को। हर 5 साल बाद ये प्लान दोबारा से लॉन्च किया जाता था। पाकिस्तान ने भी सेम सिस्टम अपनाया था आजादी के बाद, चाइना ने भी सेम सिस्टम अपनाया था आजादी के बाद। तो हम सारे नेबरिंग कंट्रीज ने यही 5 ईयर प्लानिंग के सिस्टम को शुरू किया था, ठीक है। अच्छा, अब एक और पर्सन है, इनका नाम प्लीज याद कर लेना, मैं से फिर से लिख के ले लो, आपको सीयूटी में भी और आपको बोर्ड्स में भी इसका एमसीक्यू आता ही आता है, ठीक है। आर्किटेक्ट थे इंडियन प्लानिंग सिस्टम के। इन्होंने बहुत 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 ज्यादा मदद करी थी हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग को, 5 ईयर प्लान्स को बनाने में, ठीक है। लास्ट 5 ईयर प्लान हमारा था 12th 5 ईयर प्लान जो था 2012 से 17 का। उसके बाद हमने 5 ईयर प्लानिंग का सिस्टम खत्म कर दिया था। पाकिस्तान में, चाइना में चलता है, पर हमने 2017 में खत्म कर दिया था और प्लानिंग कमीशन को हमने रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग के साथ इन द ईयर 2015। तो पहले हमने नीति आयोग बनाया, प्लानिंग कमीशन को खत्म किया, फिर हमने प्लानिंग सिस्टम को ही खत्म कर दिया 2017 में। अब प्लानिंग के अंडर हमारे गोल क्या थे? पहला गोल था मेरा ग्रोथ, कि हमें ग्रोथ करनी। किस चीज की ग्रोथ करनी? क्यों है ग्रोथ? क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्टेगनेंट थी, 2% से भी कम का तो ग्रोथ रेट था, तो ग्रोथ तो करनी थी। किस चीज की ग्रोथ करनी है? जीडीपी की ग्रोथ करनी है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा जीडीपी के बारे में बता देना कि जीडीपी क्या होती है, नेशनल इनकम में जो पढ़ा है, और जीडीपी की ग्रोथ क्यों जरूरी है। जीडीपी की ग्रोथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमारी जीडीपी 2% से भी कम के रेट पे ग्रो होती थी, तो हमें अब जीडीपी को ग्रो करना है। कैसे, क्यों करना है जीडीपी को ग्रो? क्योंकि जीडीपी बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, ठीक है। कैसे करोगे ग्रो? बाय इंप्रूविंग स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन को इंप्रूव करोगे तो तुम्हारी जीडीपी ग्रो होगी। स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन मतलब कि तुम्हें तीनों सेक्टर्स में ग्रोथ लानी पड़ेगी, तीनों सेक्टर्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। पहले हमारा सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वही मेजर कंट्रीब्यूशन देता था जीडीपी में। इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन देते ही नहीं थे। तो हमें क्या करना था? तीनों सेक्टर्स को ग्रो करना था, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को, उनमें भी ग्रोथ चाहिए थी, ताकि तीनों सेक्टर अगर मिलकर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन डालेंगे, तीनों सेक्टर ग्रो होंगे तो जीडीपी ग्रो होगा। तो सेक्टोरल कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन को हमें ग्रो करना था, इंप्रूव करना था, तीनों सेक्टर्स को हमें ग्रो करना था। दूसरी चीज आई मॉडर्नाइजेशन। क्यों करनी है? ताकि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके, हम बेटर हो सके। कैसे करोगे? अब इस पे भी बहुत बार सवाल आता है कि मॉडर्न, देखो गोल्स पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे ग्रोथ विद इक्विटी पे क्वेश्चन आए, चाहे मॉडर्नाइजेशन पे क्वेश्चन आए, चाहे सेल्फ रिलायंस पे क्वेश्चन आए, आएगा ही आएगा गोल्स के ऊपर क्वेश्चन हर सेट में। किसी में सेल्फ रिलायंस का आएगा, किसी में ग्रोथ विद इक्विटी का आएगा, किसी में मॉडर्नाइजेशन का आएगा, पर आएगा जरूर, ठीक है। ये भी मैं गारंटी दे सकती हूँ। चलो हाउ, कैसे करोगे? 2 तरीके हैं। एक तो टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आओ, सामान बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आओ। दूसरी, अपनी सोच थोड़ी सी नहीं लेकर आओ, जेंडर एम्पावरमेंट करो, हर जेंडर को इक्वल तरीके से देखो। तो अपनी सोच भी नहीं करो और अपनी टेक्नोलॉजी भी नहीं करो, ठीक है। सेल्फ रिलायंस का मतलब था कि हमें फॉरेन डिपेंडेंस कम करनी है। पहले हम क्या कर रहे थे? हमारी इंडस्ट्री तबाह हो चुकी थी, हम पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट थे कि वो इंपोर्ट करेंगे हमें फिनिश गुड्स, हम तो कुछ बना ही नहीं रहे थे। अच्छा, हम फूड ग्रेन्स भी नहीं बना रहे थे, क्या बना रहे थे? कैश क्रॉप्स, जिसकी वजह से हमारे देश में भूखमरी थी और हम तो खाना भी एक पॉइंट पे इंपोर्ट करवाने लग गए थे, ठीक है। वो अच्छी बात नहीं है, हमें इतना फॉरेन पे डिपेंडेंस चाहिए ही नहीं, वरना फिर से कोई देश आके हम पे राज करने लग जाएगा अगर हम किसी देश पे इतना डिपेंडेंट हो गए तो, ठीक है। तो हमारा 50% से ज्यादा ट्रेड ब्रिटिशर्स के साथ था, फिनिश गुड वहां से आती थी, खाना हम इंपोर्ट करवा रहे थे, जो कि बहुत बुरी बात है। अगर इतने डिपेंडेंट हुए तो कल को वो फिर से आएंगे, फिर से हम पे राज करने लग जाएंगे। इतना डिपेंडेंट नहीं होना है, तो फॉरेन इंटरफेरेंस हमें खत्म करनी है, ठीक है। कैसे करोगे? अपने खुद के डोमेस्टिक रिसोर्सेज को डेवलप करो और उससे जो है तुम्हारा ऑब्वियसली तुम सेल्फ रिलायंट बनोगे। इसमें आत्मनिर्भर भारत की केस स्टडी आती है कि हमारी सरकार आत्मनिर्भर भारत चाहती है। उसका मतलब क्या है? कि हमारी सरकार सेल्फ रिलायंस चाहती है। उसमें सेम चीजें लिख के आओगे, डर मत जाना आत्मनिर्भर भारत पढ़ के ये क्या आ गया, पढ़ा ही नहीं, सेम सेल्फ रिलायंस जो यहाँ पे पढ़ा है वही लिख के आना है। इक्विटी मतलब इक्वालिटी, कि अमीर और गरीब के बीच में जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी है उसको खत्म करना है। कैसे करोगे? हर किसी को खाना, पानी, रोटी, सब कुछ, कपड़ा, मकान, सब कुछ हर किसी को मिलना चाहिए, सबको हेल्थ केयर मिलनी चाहिए। तो अमीर और गरीब का भेदभाव हमें खत्म करना है, ठीक है। तो मेरे क्या क्या गोल्स हैं? ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन और इक्विटी, जेम्स, ठीक है ना। जेम्स ही तो है मेरे गोल्स, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, ये हमारे गोल्स हैं,
ठीक है। चलो अगली चीज, इम्पैक्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। ये जो 5 ईयर प्लान थे इनका क्या इम्पैक्ट हुआ, अब हमें ये पढ़ेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे, जो चीजें ब्रिटिशर तबाह करके गए थे हमने उनको कैसे इंप्रूव किया, बाय द 5 ईयर प्लान, ठीक है। पहले 7 ही थे 5 ईयर प्लान जो 1950 से 1990 तक थे, उन्हीं की बात हम करेंगे क्योंकि उसके आगे फिर लिबरलाइजेशन का चैप्टर नंबर 3 में आएगा। तो 1950 से 1990 पहले 7 प्लान्स में हमने क्या इंप्रूव किया, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो भैया बहुत ज्यादा जरूरी था इंप्रूव करना, तो एग्रीकल्चर में हमने क्या किया, पहली बात, एग्रीकल्चर क्यों जरूरी था, ऐसी क्या दिक्कत थी हमें एग्रीकल्चर में कि हमें उसको इंप्रूव करना पड़ा, क्या क्या था, जमींदारी सिस्टम थी, यानी कि इनइक्वालिटी थी, जमींदार बहुत अमीर, फार्मर्स बहुत गरीब, इनइक्वालिटी, प्रोडक्टिविटी बहुत खराब थी, लैंड और सॉइल की क्वालिटी बहुत खराब थी, हम पढ़ चुके हैं, टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी थी, आउटडेटेड थी, ठीक है। हाई डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट थे, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, रोड्स नहीं थी, ऑल वेदर रोड्स नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, आप सीधा सीधा रेनफॉल पे डिपेंडेंट थे, रेनफॉल नहीं हुई तुम्हारी फसल खराब, ताकि क्योंकि तुम इरिगेशन तो कर नहीं सकते, तुम्हारी सारी की सारी फसल खराब। कंफ्लिक्ट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड फार्मर्स, लैंडलॉर्ड और फार्मर आपस में लड़ते थे, फार्मर कहता था मेरे पास है ही नहीं पैसा, मैं कहां से लेकर आऊं, मेरी तो फसल खराब हो गई, मैं लगान नहीं भर सकता, लैंडलॉर्ड कहता था मुझे तो रेंट चाहिए, रेंट नहीं दोगे तो जाओ मेरी जमीन से, ठीक है ना। तो लैंडलॉर्ड और फार्मर की लड़ाई होती थी, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थी, लैंड होता नहीं था गरीबों के पास, सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, कई लोग तो सिर्फ अपना घर चलाने के लिए इतना उगाते थे कि जितने से खुद का पेट भर सके, बाजार में बेचने के लिए तो उगा ही नहीं पाते थे, अपना घर चलाने के लिए उगा पाते थे। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता था कि दिख तो रहा है कि 4 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग एम्प्लॉयड है, पर 4 में से जरूरत 3 की ही है, 4th बंदे की प्रोडक्टिविटी 0 है, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट थी। और सबसे बड़ी चीज, इंडिया एग्रेरियन इकोनॉमी है, इंडिया एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था, तो अगर हमारा एग्रीकल्चर ही खराब होगा तो हमारी जीडीपी कैसे ग्रो करेगी, राइट। तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के लिए तो बहुत जरूरी है, ठीक है, एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना। उसके लिए हम क्या लेकर आए, लैंड रिफॉर्म्स हम लोग लेकर के आए थे, हम क्या लाए, लैंड रिफॉर्म्स हम लेकर के आए, जिसमें हमने क्या किया, लैंड की ओनरशिप को चेंज किया। इससे कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, इक्वालिटी का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। हमारे सरकार ने बोला अब से कोई जमींदार नहीं, कोई टेनेंट नहीं, अब से जिसको खेती बाड़ी करनी है जमीन उसी की होगी, ऐसा नहीं जमीन किसी और की रेंट पे दे दी, रेंट पे देके खेती बाड़ी कोई और कर रहा है, पुअर फार्मर कर रहा है, नहीं, जिसकी जमीन है काम भी वही करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो सरकार ने क्या किया, इंटरमीडिएट्स को, जमींदार को अबॉलिश कर दिया। इससे क्या होगा, लैंड और सॉइल इंप्रूव होगी, क्योंकि पहले क्या था, जो गरीब फार्मर था जिसके पास लैंड था ही नहीं, उसके पास पैसा ही नहीं था कि वो लैंड और सॉइल को इंप्रूव कर सके, जमींदार कुछ करता नहीं था क्योंकि उसको था कि यार पैसा आ तो रहा है, मुझे क्या लेना देना। तो अब अगर गरीब फार्मर को लैंड मिल गया तो वो अपने लैंड का ध्यान रखेगा, लैंड एंड सॉइल को इंप्रूव करेगा, ठीक है। इंसेंटिव टू इंक्रीज द आउटपुट और प्रोडक्टिविटी, अब वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर पाएंगे, ठीक है। ब्रॉट 200 lakhs, ब्रॉट 200 lakh tenants into contact with government। जब इतने सारे लोगों को अपना खुद का लैंड मिल गया, वो सारे लैंड के ओनर बन गए, उन सबके नाम पे जमीन है, तो सरकार के पास उन सबके नाम है। अब सरकार उन सभी 200 लाख पुअर फार्मर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई और उन सबको अब सरकार डायरेक्टली पैसे भेज सकती है, डायरेक्टली हेल्प कर सकती है। प्रॉब्लम क्या है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सरकार ने जो सोचा वो हो गया, ऐसा थोड़ी है। सरकार ने तो बोला अब से कोई जमींदार नहीं होगा, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी कर दी हमने, पर ऐसा हुआ नहीं। जमींदार ने क्या बोला, जमींदार ने अलग अलग लूप होल्स ढूंढ लिए और लूप होल्स की मदद से स्टिल बहुत सारा लैंड अपने पास रख लिया। उन्होंने बोला हम तो खुद ही कल्टीवेट करते हैं, मैं जमींदार नहीं हूं, मैं ही खेती बाड़ी करता हूं, ठीक है। पुअरेस्ट लेबरर्स डिड नॉट हैड कैपिटल, पुअरेस्ट जो लेबर थे उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो जमीन खरीद सके, ठीक है। जमींदार ने क्या किया, अपने क्या कहते हैं, खुद को ही बोल दिया कि भाई मैं ही सारा काम करता हूँ, मैं ही खेती बाड़ी करता हूँ, मैं सिर्फ जमींदार नहीं हूँ, मैं फार्मर भी हूँ, ठीक है। लैंड सीलिंग लगाई फिर सरकार ने बोला ठीक है तुम खेती बाड़ी करते हो, लेकिन 100 एकड़ 200 एकड़ इतना ज्यादा लैंड क्यों है तुम्हारे पास। सीलिंग लगा दी कि एक लिमिट से ज्यादा लैंड तुम्हारे पास हो ही नहीं सकता। इवन इफ तुम खुद खेती बाड़ी करते हो तो भी एक लिमिट से ज्यादा लैंड तुम्हारे नाम पे हो ही नहीं सकता। ये क्यों किया सरकार ने, फिर से इक्वालिटी के लिए। पर जमींदार ने क्या किया, जमींदार ने अपने रिलेटिव्स के नाम पे उस लैंड को ट्रांसफर कर दिया। जमींदार ने उस लैंड को छोड़ा नहीं, गरीबों को नहीं दिया, अपने पास रख लिया, अपने माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी सबके नाम पे लैंड को ट्रांसफर कर दिया ताकि वो लिमिट क्रॉस ना हो।
हो। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या निकला कि ये सारा कुछ सक्सेसफुल हुआ सिर्फ और सिर्फ केरला में, वेस्ट बंगाल में, बाकी के पूरे देश में ये सब सक्सेसफुल नहीं हुआ। बाकी के पूरे देश में जो लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, उन्होंने कुछ ना कुछ लूप होल निकाला और इस चीज को जो है सक्सेसफुल नहीं होने दिया। फिर एक ग्रीन रेवोल्यूशन आई। फिर सरकार ने क्या किया, पहले लैंड रिफॉर्म किए जिसमें लैंड सीलिंग लगाई, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी किया, उससे काम नहीं बना। सरकार क्या लेकर आई, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आई। इसमें क्या था, बहुत ज्यादा इंक्रीज करी गई प्रोडक्शन। कैसे, विद द यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड्स की मदद से प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया। इन्हीं को हमने मिरेकल सीड्स भी बोला, स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। स्पेशली प्रॉब्लम्स क्या थी, सबसे पहली चीज प्रोडक्टिविटी कम थी और फूड क्रॉप्स नहीं उगा रहे थे, भूखमरी थी, फेमाइन्स थे। तो सरकार ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए HYV सीड्स लेकर आई सरकार, ताकि ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, स्पेशली व्हीट और राइस जैसी खाने की चीजों को ज्यादा हम प्रोड्यूस कर सके। इससे क्या होगा, परमानेंटली खत्म हो जाएगी एग्रीकल्चर में स्टेग्नेशन। अब से एग्रीकल्चर कभी भी प्रॉब्लम बनेगा ही नहीं और परमानेंटली एग्रीकल्चर इंप्रूव हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी परमानेंटली इंप्रूव हो जाएगी। ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लेकर आया, दुनिया में पहली बार कौन लेकर आया था, डॉक्टर नॉर्मन, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इंडिया में पहली बार कौन लेकर आया था, MS स्वामीनाथन इंडिया में लेकर आए थे। 66 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था और एक ही साल में 1967 तक आते आते 28.8% से प्रोडक्शन बढ़ गई थी। सिर्फ और सिर्फ एक ही साल में, सिर्फ एक साल में प्रोडक्शन 28.8% से बढ़ गई थी। ठीक है, हुआ क्या, हमने HYV सीड्स को यूज किया, बहुत ज्यादा अच्छी एक ड्रेनेज और इरिगेशन फैसिलिटीज लेकर आई हमारी सरकार और बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स सरकार ने फ्री में दिए सब्सिडीज देकर, ताकि फार्मर्स फर्टिलाइजर्स का, इरिगेशन का, HYV सीड्स का यूज करें और एग्रीकल्चर को इंप्रूव करें। दो फेजेस में करी गई। पहला फेज कब था, मिड 1960 टू मिड 1970। ठीक है, उसमें सिर्फ पंजाब में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, तमिलनाडु वगैरह में हुआ। सेकेंड फेज में पूरे के पूरे देश भर में मिड 70 टू मिड 80 में पूरे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन कर दी गई। मेरिट्स क्या हुआ, बहुत ज्यादा फूड ग्रेन्स हमने उगा लिए, इतने ज्यादा कि अब हम उसको बेच सकते थे। सिर्फ अपने खाने के लिए नहीं रखा, अब पूरी दुनिया भर में अब हम उसको बेच सकते हैं। बफर स्टॉक आ गया, मतलब अब हम एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन करके रखेंगे। कभी भूखमरी हुई, कभी फेमाइन हुआ, इस स्टॉक में से सामान निकालेंगे, गरीबों को बांट देंगे, भूखा कोई नहीं मरेगा। और लोअर इनकम ग्रुप्स को बहुत ज्यादा फायदा हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। रिस्क क्या था, रिस्क था कि तुम इतनी ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, पेस्ट अटैक हो सकता है, सारी की सारी फसल खराब हो सकती है। रिस्क क्या था कि इनकम इनइक्वालिटी बढ़ सकती है, अमीर और अमीर हो जाए, गरीब और अमीर हो जाए। पर ये सारे रिस्क सच नहीं हुए, ये सारे रिस्क सच नहीं हुए, क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छे से ग्रीन रेवोल्यूशन को जो है इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, अगली चीज, सब्सिडी देनी चाहिए कि नहीं। सरकार ने बहुत सब्सिडीज दी थी ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने के लिए, फर्टिलाइजर की सब्सिडी, केमिकल्स की सब्सिडी। अब वो सब्सिडी देनी चाहिए कि नहीं, तो कुछ लोग तो बोलते हैं देनी चाहिए, इनकम इनइक्वालिटी कम होगी। ठीक है, इनकम इक्वालिटी आएगी, फार्मर्स HYV सीड्स को अडॉप्ट कर पाएंगे, इकोनॉमी ग्रो होगी और गरीबों की मदद होगी और फूड क्रॉप्स अवेलेबल होंगी। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि ना, जब तुम फ्री में दे दोगे ना, उसकी कदर खत्म हो जाएगी, फार्मर्स वेस्ट करेंगे पानी को, फर्टिलाइजर को। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई में प्रॉब्लम हो सकती है, फार्मर को ज्यादा अच्छा प्राइस उनके फसल का नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हर कोई यूज करेगा सब्सिडी, हर कोई सामान बनाने लग जाएगा, ज्यादा सामान बनेगा, ज्यादा सप्लाई ज्यादा हो गई अगर, तो प्राइस गिर जाएगा और फार्मर्स को ही उनका अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा उनकी फसल का। और फार्मर्स जो हैं वो शायद ऐसी चीजें बनाए ही ना जो उनके रीजन के लिए सुटेबल है। जैसे कुछ रीजन में ज्यादा पानी होता है, वहां पे ज्यादा पानी वाली क्रॉप्स बनानी चाहिए, कुछ रीजन में पानी कम होता है, वहां पे कम पानी वाली क्रॉप बनाओ। पर अगर सरकार ने इरिगेशन दे दी बहुत फ्री में, तो हर कोई ऐसी क्रॉप्स बनाने लग जाएगा जिसमें पानी चाहिए, कम भी चाहिए तो भी। ठीक है, तो रीजन से सूटेबल क्रॉप्स उगाओ, ऐसी क्रॉप्स मत उगाओ जो तुम्हारी रीजन में सूटेबल नहीं है। कंक्लूजन क्या निकला, जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, इंडिया सेल्फ रिलायंट बन गया, GDP में एग्रीकल्चर का प्रोपोर्शन डिक्लाइन हो गया। ठीक है, बट पॉपुलेशन जो डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे वो अभी भी 70 से 65 तक ही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि विच वॉज एन इम्पॉर्टेंट फेलियर ऑफ द पॉलिसीज फॉलोड ड्यूरिंग 1950 टू 1990। तो हमने क्या बोला, GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन तो कम हो गया एग्रीकल्चर का, पर एग्रीकल्चर पे जो लोग डिपेंडेंट थे, पॉपुलेशन, वो अभी भी 65% थी। ऐसा क्यों था, उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। तो अगर GDP कॉन्ट्रीब्यूशन कम हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर वो भी कम होनी चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप तो हुआ पर वहां पे जॉब्स नहीं बनी। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों करनी है, सबसे पहली चीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमें इसलिए करनी है क्योंकि इससे
पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आएगा, जब सामान बना के एक्सपोर्ट करोगे फॉरेन एक्सचेंज आएगा, इंफ्रा बेटर होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तुम्हारा बेटर होगा और मॉडर्न बनोगे, प्रॉस्पेरिटी तुम्हारे देश में ज्यादा आएगी। कैसे कैसे करने का सोचा हमने इंडस्ट्री को डेवलप? पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिया। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर था उसके पास पैसा नहीं था कि वो पैसा लगाए, कंपनी बनाए, बिजनेस बनाए, उसके पास इंसेंटिव ही नहीं था। उसको पता था मैं पैसा लगाऊंगा, मैं बिजनेस बनाऊंगा, प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि भारत इतना गरीब है, लोग इतने गरीब हैं कि लोग जो है मुझे कुछ ऐसा बेचने ही नहीं देंगे जो महंगा होगा। तो प्राइवेट सेक्टर बोलता है ना तो मेरे पास पैसा है, पैसा लगा के भी मुझे प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं काम ही नहीं करता। और सरकार ने क्या किया? सरकार ने बोला प्रॉफिट के लिए तुम काम कर नहीं सकते, सोशल वेलफेयर करना है, तो प्राइवेट सेक्टर नहीं आया। कौन आया? पब्लिक सेक्टर आया काम करने। फिर पब्लिक सेक्टर क्या लेके आया? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 सेट में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 इस टाइम पे आई, 30 अप्रैल 1956 को। सेकेंड 5 ईयर प्लान बेसिकली इसके ऊपर ही, इसके इर्द गिर्द ही बनाया गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ? पब्लिक सेक्टर का रोल एक्सपैंड किया और 3 तरीके की इंडस्ट्रीज बनाई गई पब्लिक सेक्टर के अंदर। क्या? ए, बी और सी। पहली ऐसी इंडस्ट्रीज थी, 17 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जहां पे सिर्फ सरकार काम करेगी, प्राइवेट सेक्टर काम कर ही नहीं सकता। बी, 12 ऐसे इंडस्ट्रीज बनाई गई जहां पे जो है सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर अकेला नहीं कर सकता। पहले सरकार शुरू करेगी, अगर सरकार को जरूरत लगी तो सरकार प्राइवेट सेक्टर से मदद ले लेगी। तो पहले में प्राइवेट सेक्टर आ ही नहीं सकता, दूसरे में प्राइवेट सेक्टर आना चाहे सरकार के साथ को ओनरशिप कर सकता है, और तीसरे में प्राइवेट सेक्टर आ सकता है, तभी आ सकता है जब प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस सरकार देगी। तो सबसे पहले सरकार ने बोला 17 इंडस्ट्रीज तुम बाहर रहो, तुम आ ही नहीं सकते, 12 इंडस्ट्रीज तुम आ जाना, अगर हम उसमें बिजनेस करेंगे तो हमें तुम्हारा साथ चाहिए हुआ, हम तुम्हें बुला लेंगे, बाकी सारे इंडस्ट्रीज में तुम आओ पर तभी आ सकते हो जब हम तुम्हें लाइसेंस देंगे। क्या सरकार लाइसेंस देती थी? क्या सरकार लाइसेंस देती थी? नहीं, सरकार लाइसेंस नहीं देती थी। क्यों नहीं देती थी? जब तब तक नहीं देती थी जब तक तुमने सरकार को कन्विंस नहीं कर लिया कि तुम सही कर रहे हो, और तब तक नहीं देती थी जब तुम एक बैकवर्ड एरिया में बिजनेस नहीं खोलते थे। तो सरकार लाइसेंस देती नहीं थी। किस चीज के लिए लाइसेंस चाहिए? सरकार से लाइसेंस चाहिए कोई नया बिजनेस खोलने के लिए, किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, और किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में प्रोडक्ट्स की डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए लाइसेंस चाहिए। तो सरकार ने बोला पहली चीज 17 इंडस्ट्रीज सिर्फ मेरी, 12 इंडस्ट्रीज तुम्हारी और मेरी साथ में, बची हुई इंडस्ट्रीज तुम्हारी अगर तुम लाइसेंस ले सको तब, जो लाइसेंस तुम्हें मैं दूंगी ही नहीं अनटिल एंड अनलेस तुम मेरे कहे के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सरकार ने डेवलप किया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या थी? देखो, एनी इंडस्ट्रियल यूनिट विच हैज अ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 करोड़ इन एसेट, जिसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एसेट में 1 करोड़ का है, उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोला जाएगा। अब ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया में आफ्टर एग्रीकल्चर, और इनको प्रोटेक्शन चाहिए बिग फर्म से, क्योंकि बहुत छोटे हैं। बड़ी कंपनीज आएंगी सस्ते में बेचेंगी, इनको तबाह कर देगी। तो सरकार ने इनको प्रोटेक्शन दिया ताकि ये छोटे छोटे बिजनेस खुले और ये छोटे छोटे बिजनेस लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें और भारत की जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन करे। तो इनके लिए सरकार ने रिजर्वेशन करी इनके प्रोडक्ट्स की इन द मार्केट एंड इनको कंसेशन दिया सरकार ने। ठीक है, अगली चीज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में सरकार ने क्या किया? 3 मेजर चीजें करी जिनको हम क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया सरकार ने, जिसमें सरकार ने बोला कि बाहर से नहीं मंगा सकते, डोमेस्टिक चीजें ही खरीदनी पड़ेंगी। टैरिफ लगाए, अगर बाहर से मंगवाओगे हम बहुत हाई टैक्सेस लगाएंगे, अगर तुमने टैक्सेस भर के भी मंगवाना चाहा तो भी एक लिमिट से ज्यादा तो हम फिर भी तुम्हें मंगवाने नहीं देंगे। तो पहली चीज, तुम्हें अगर बाहर से मंगवाना है, कुछ भी इंपोर्ट कराना है, बहुत हाई टैक्स भरो। अगर टैक्स भर के भी मंगवाना तुम्हें मंजूर है तो भी हम एक लिमिट से ज्यादा मंगवाने नहीं देंगे, और तुम मंगवाओ ही मत, बाहर से सामान इंपोर्ट मत कराओ, डोमेस्टिक चीजों को यूज करो। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, टैरिफ, कोटास, ये इसलिए करा गया ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम प्रोटेक्ट कर सके। पर ये क्यों नहीं करना चाहिए? ये क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इससे तुम्हारे वर्ल्ड ट्रेड में एब्सेंस होगी, तुम्हें पता ही नहीं कि बाहर क्या चल रहा है। कोई चीज तुम्हें एक्सपोर्ट भी नहीं तुम कर सकते, एक्सपोर्ट करते तो पैसा बनाते, अब तुम एक्सपोर्ट तो कर नहीं सकते तो तुम्हें लॉस होगा। इनएफिशिएंसी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बोलेंगे
कंपटीशन जीरो है, हम जो चाहे जैसा चाहे हम कर सकते हैं, कंपटीशन ही नहीं है तो इनएफिशिएंसी होगी और लेस प्रोडक्टिव हो जाएगी हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी। ठीक है, क्रिटिकल अप्रेजल आखिरी टॉपिक 2 मिनट का, फिर हो जाएगी वीडियो समाप्त। क्रिटिकल अप्रेजल में हमने बोला कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन बढ़ी, पहले 11.8% थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, अब 24.6% हो गई थी। ठीक है जी, इस टाइम पीरियड में, जो कि बहुत अच्छी बात है। इंडस्ट्री डाइवर्सिफाई हुई, अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज आई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोट हुई। ठीक है, फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करा गया, जिसकी वजह से हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज्यादा डेवलप हो पाई, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप हो पाई। लाइसेंसिंग पॉलिसी थी, लाइसेंसिंग पॉलिसी का एक तो मिसयूज हुआ, क्यों? क्योंकि गरीबों को लाइसेंस मिलता नहीं था, जो भी पॉलिटिशियंस के करीबी होते थे उनको फ्री में लाइसेंस मिल जाता था और बहुत टाइम और बहुत पैसा जाता था इन कंपनीज का लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए, जो कि एक गलत बात थी। और पब्लिक सेक्टर ने एक तो क्या किया, बहुत अच्छा काम तो किया पर उसकी मोनोपोली थी, प्राइवेट सेक्टर कुछ कर नहीं सकता था और पब्लिक सेक्टर को बहुत ज्यादा लॉसेस हुए। तो पब्लिक सेक्टर की वजह से मेरा देश काफी ज्यादा इनएफिशिएंट रहा ड्यूरिंग ऑल ऑफ दीज ईयर्स। चलो, इसके साथ मेरा चैप्टर 1 चैप्टर 2 होता है खत्म। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा ब्रिटिशर्स जब थे उस टाइम पे क्या था, और चैप्टर 2 में हमने पढ़ा ब्रिटिशर्स के जाने के बाद 50 से 90 के बीच में हमने जो 5 ईयर प्लान्स लेकर आए हम, उसकी वजह से हमने क्या क्या किया। आई होप पूरी की पूरी लेक्चर आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुझे बताओ कि आपका डे 1 का डन हुआ अटैक मोड या नहीं।